हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत सिंह एंड वेलकम टू एईसी प्लस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रही होगी। वो कहते हैं ना कि अगर आपने आपके हौसलों को मजबूत रखा है तो आपको लक्ष्य प्राप्ति से कोई भी नहीं रोक सकता। तो यकीन मानिए, आप बस अपने हौसले को मजबूत रखिए और उसी हौसले के साथ प्रयास करते रहिए और एक दिन सफलता जो है वो आपके चरण चूमेगी। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके लिए मेरे पास जो लाइन है वो ये है कि पाना है सफलता जो तुमको, तो खुद को तुम आजाद करो और मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। बस हौसला जो है वो फौलाद जैसा बनाए रखिए और सफलता जो है वो आपको एक दिन जरूर मिलेगी। आइए देखते हैं कि हमारा जो लास्ट क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे था वो आखिर था क्या। यहाँ बोल रहा है कि ऑन विच डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ये गुजरा है और अगर आपको पता होगा तो 11 जुलाई जो है वो विश्व जनसंख्या दिवस के तौर पर मनाई जाती है या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर वो मनाई जाती है। बात समझ में आ रही है। वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़ी चुनौतियों और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए और व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो इसमें आप इतना ही याद रखिए कि इसमें 11 जुलाई जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है। एक चीज इसमें और जरूरी है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो है उसकी आखिर इस साल थीम क्या थी। तो थीम अगर आप देखेंगे, अगर आप उस वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम की अगर बात करेंगे तो वो थी unleashing the power of gender equality, uplifting the voices of women and girls to unlock our world's infinite possibilities। राइट तो आप ये याद रखिए कि 11 जुलाई जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के तौर पर मनाया जाता है और उसकी थीम इस साल की ये थी। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आज का हमारा था वो आज का हमारा है वो है क्या। तो वो बोल रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कैंसल्ड द FCRA लाइसेंस ऑफ विच ट्रस्ट। केंद्र सरकार ने किस ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस जो है वो रद्द किया है। तो वो रद्द किया गया है हाल ही में सद्भावना ट्रस्ट का। और ये अभी केंद्र सरकार के बारे में अगर हम देखें, इस FCRA के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ये FCRA लाइसेंस है, अगर आपने थोड़ा बहुत न्यूज देखी होगी तो आपको ये समझ में आया होगा कि अभी कुछ महीनों पहले राजीव गांधी फाउंडेशन का भी ये FCRA लाइसेंस जो है वो सरकार के द्वारा रद्द किया गया था, केंद्र सरकार के द्वारा रद्द किया गया। और हाल ही में किस ट्रस्ट का ये रद्द किया गया है तो वो सद्भावना ट्रस्ट जो है उसका ये रद्द किया गया है। FCRA लाइसेंस की अगर हम बात करें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो 1976 में इसको बनाया गया था और 2010 में इसका अमेंडमेंट किया गया। तो अगर हम इसको देखें तो 1976 में ये बनाया गया और इसमें जो संशोधन हुआ वो कब हुआ तो वो हुआ 2010 में। बोले सर सारी चीजें समझ में आ गई, बस हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये FCRA लाइसेंस जो है वो आखिर होता क्या है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट जो काम करता है, अगर इसके फुल फॉर्म को भी आप देखें तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो FCRA लाइसेंस का फुल फॉर्म होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट पास हुआ 1976 में और इस एक्ट में संशोधन किया गया 2010 में। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये FCRA लाइसेंस में होता क्या है, इस एक्ट में किस प्रकार की चीजें जो हैं वो बताई गई हैं। अब जैसे मान लीजिए कि इंडिया की हम बात करते हैं और इंडिया में अलग अलग जगह पर अलग अलग संस्थान जिसे आप NGOs के नाम से जानते हैं वो यहाँ पर कार्यरत हैं। राइट तो जो NGO होते हैं कभी कभी उनको डोमेस्टिक फंडिंग तो मिलती ही है, लेकिन वहां पर उनको फॉरेन से भी फंडिंग जो है वो प्राप्त होती रहती है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो अगर NGO है, अगर आप देखेंगे तो ये जो NGO है, इस NGO को अगर विदेशों से फंडिंग लेनी है, विदेशों से चंदा प्राप्त करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको FCRA लाइसेंस जो है वो लेना पड़ेगा। अगर उसके पास में FCRA लाइसेंस नहीं है तो वो विदेशों से मिलने वाले चंदे को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये जो लाइसेंस होता है ये 5 सालों के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको क्या कर दिया जाता है, रिन्यू कर देते हैं।
बात समझ में आ रही है। तो 5 सालों के लिए लाइसेंस मिलता है, उसके बाद आपको इसको रिन्यू कराना पड़ता है। और अगर आपका ये लाइसेंस खत्म कर दिया गया तो आप समझ लीजिए कि विदेशों से प्राप्त होने वाला जो फंडिंग है, विदेशों से प्राप्त होने वाला जो चंदा है, उसका प्रयोग या उस चंदे को आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। सो सद्भावना ट्रस्ट का क्योंकि ये लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, तो आगे अब निकट भविष्य में सद्भावना ट्रस्ट जो है वो किसी भी प्रकार से विदेशों से अपने एनजीओ में किसी भी प्रकार से चंदा या फंडिंग नहीं ले पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो बोले कि सर और क्या काम होता है इसका, तो और इस तरीके की चीजें की क्यों जा रही हैं। तो एफसीआरए का ही ये काम है कि वो इस बात को भी ऑब्जर्व करता है कि जो फॉरेन से फंडिंग हो रही है आखिर उसका यूज क्या है। जो फॉरेन से विदेशों से पैसा इन एनजीओज में आ रहा है, तो ये एनजीओ उस पैसे का प्रयोग कर कहाँ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान से पैसा जो है वो किसी एनजीओ में आ गया और वो एनजीओ जो है वो आतंकवादी गतिविधियों के तौर पर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। बात समझ में आ रही ना, कोई भरोसा नहीं है ना। मतलब पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वो प्रेमी को भारत भेज देता है और बोलता है कि हाँ भाई तुम वहीं शादी वादी करके रहो, और फिर उसको वापस बुलाने की कोशिश करता है। और स्थिति इस प्रकार की होती है कि हमें हो सकता है कि निकट भविष्य में ये भी पता चले कि वो जासूस है। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ क्या है, आप अगर न्यूज से जुड़े होंगे, अगर आप करंट से चीजें देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं, ये दूसरी कंट्रीज जो हैं जो इस प्रकार की एक्टिविटी में, उनका कोई भरोसा नहीं कि अगर वो फंडिंग करें तो ये एनजीओ जो है वो किस जगह पर उस पैसे को खर्च कर रहे हैं। इसका भी रेगुलेशन कौन करेगा, एफसीआरए ही करेगा। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि एफसीआरए लाइसेंस हाल ही में किसका रद्द किया गया है, सद्भावना ट्रस्ट का रद्द किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं तो आता है, देखिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको पता ही होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि कॉफी बोर्ड टू कोलेबरेट with whom to develop climate resistance varieties। कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ सहयोग कर रहा है, तो वो इसरो के साथ में सहयोग कर रहा है। बात समझ में आ रही है। इसरो के बारे में आपको बहुत जानकारी है, पहले से ही हम इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर मैं बेसिक चीजों के बारे में बात करूं तो इसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और 15 अगस्त 1969 को इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किया गया था। बात समझ में आ रही है। इसरो की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है 15 अगस्त 1969। दूसरे अगर मैं इसके फुल फॉर्म की बात करता हूं तो इसको हम कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। बात समझ में आ रही है। और चौथा अगर मैं इसके हेड की बात करता हूं तो इसके हेड हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो ये चीजों के बारे में मैं जानकारी आपको पहले भी दे चुका हूं। तो याद रखिएगा कि कॉफी बोर्ड जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को जो विकसित कर रहा है वो किसके साथ में उसने अभी सहयोग, मतलब कौन से इंस्टीट्यूट उसका सहयोग करेगा, तो याद रखिए कि वो कौन है, वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। किस कैटेगरी की है, तो ये रिसर्च एजेंसी, स्पेस एजेंसी के तौर पर ये काम करता है। बात समझ में आ रही है। आइए अब बात ये आती है कि सर ये जो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो क्लाइमेट रेजिस्टेंस वेराइटीज हैं आखिर ये होती क्या हैं। तो देखिए जिस तरीके से अभी क्लाइमेट में चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, वो अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट को देखते हैं तो वो पर्टिकुलर क्लाइमेट के आधार पर वो टिके हुए हैं कि भाई ये मौसम होगा तो इसका प्रोडक्शन करेंगे, ये मौसम होता है तो इन चीजों का उत्पादन ज्यादा देखने को मिलता है, इस मौसम में इस तरीके की चीजें। अब वो पूरा मौसम, पूरा एनवायरमेंट में आप देखिए कि उथल पुथल मची हुई है, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो कभी ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, कभी सूखा पड़ रहा है, बारिश ही नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये कॉफी बोर्ड है ना, वो उसने क्या किया है, उसने इस प्रकार की किस्म पर रिसर्च कर रहा है ताकि उसको किसी भी प्रकार के जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उन बदले हुए क्लाइमेट में भी उसमें बेहतर तरीके से प्रोडक्शन जो है वो किया जा सके। और किसके साथ में, तो इसरो उसके साथ में उसका सहयोग जो है वो कर रहा है। बात समझ में आ रही है। यहां तक आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। आइए देखें आगे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं कि विच जियो पोर्टल ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन, जिसको आप एनसीआर के नाम से जानते हैं, विच जियो पोर्टल ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन
प्लानिंग बोर्ड हैज बीन लॉन्च्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का कौन सा भू पोर्टल है जिसको लॉन्च किया गया है? तो उस भू पोर्टल का नाम है परिमन। परिमन भू पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। और किससे संबंधित है? ये एनसीआर से रिलेटेड है। कि इस पोर्टल में किन किन चीजों के बारे में जानकारी दी गई है? तो यहाँ पर अगर हम इस पोर्टल की बात करते हैं तो आप ये याद रखिए कि इस पोर्टल में आपको कितना जमीन कहां पर यूज हुआ है, लैंड यूज से रिलेटेड चीजें मिल जाएंगी। इस पोर्टल की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी। इस पोर्टल में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस पोर्टल में आपको विभिन्न प्रकार के, और ये बेसिक चीजें हैं, है ना, जो भी बेसिक चीजें हैं उसको आपको इस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर दिख जाएंगी। कि अगर हम वाटर की बात करें, कुछ इंडस्ट्रीज की बात करें, वो सारी चीजें आपको इस पोर्टल में। पोर्टल का नाम क्या है? परिमन पोर्टल है। किससे रिलेटेड है? एनसीआर से रिलेटेड है, नेशनल कैपिटल रीजन से रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है? तो एनसीआर के परिमन नाम के जो प्रोजेक्ट है, उसके जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया गया है। भू पोर्टल 40वीं बैठक में कौन है? श्री हरिदीप सिंह पुरी। हरिदीप सिंह पुरी को अगर आप देखेंगे तो हरिदीप सिंह पुरी जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं। और मैंने आपको कल की ही क्लास में बताया है कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं। तो आप मुझे फटाफट मैसेज करके बताइएगा कि हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो कौन से मिनिस्टर हैं। तो एनसीआर में जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो कौन सा है? वो परिमन पोर्टल है। बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर बोल रहा है कि इन विच स्टेट इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, जिसको आप आईईपी के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, जिसे आप आईईपी के नाम से जानते हैं। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दुर्गापुर एंड वर्धमान। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये दो जगहों के नाम सुनते ही आपको राज्य जो है वो पता चल गया होगा। आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पर इसकी स्थापना की गई है, कहाँ इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो वो किया गया आईईपी का वेस्ट बंगाल में। बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो आईईपी है आखिर ये करता क्या है? तो आईईपी की अगर मैं बात करूं तो आईईपी जो है उसका काम की अगर मैं बात करता हूं तो जो भी आईएसपी है, आईएसपी इन द सेंस की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो भी आईएसपी है, जो भी अगर हम बात करें डेटा सेंटर है, इस तरीके के जितने भी यूनिट हैं उन यूनिट के बीच में अगर हम बात करें तो उन यूनिट के बीच में इंटरनेट का आदान प्रदान करने का काम जो है वो आईईपी का होता है। और दूसरा अगर हम बात करें तो आईईपी का एक काम ये भी होता है कि जो इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी स्पीड को वो बढ़ाए रखें। बात समझ में आ रही है? तो जब हम आईईपी की बात करते हैं, हम इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट की बात करते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जो आईएसपी है और जो अगर हम आईएसपी देखें, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और जो डेटा सेंटर्स हैं, उनके बीच में जो अलग अलग प्रकार से इंटरनेट फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने का काम जो है वो कहाँ किया जाता है? वो इसी के द्वारा, आईईपी के द्वारा ही किया जाता है। और दूसरा इसका काम की अगर मैं बात करूं तो ये इंटरनेट की जो स्पीड प्रोवाइड की जा रही है, वो इस इंटरनेट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी स्पीड जो है वो हाई रहे, ये भी आईईपी की ही जिम्मेदारी होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए आपको यहाँ पर चीजें जो है वो समझ में आ गई होंगी। राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और वर्धमान में निक्सी के 2 नए इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का उद्घाटन जो है वो किया है। और यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको आप मेईटी के नाम से जानते हैं, और मेईटी के मिनिस्टर कौन है आप मुझे ये भी बता दीजिएगा फटाफट, ठीक है? तो मेईटी जो है वो अपने आप में काफी फेमस है और इसके अंदर जो डिपार्टमेंट काम करता है उसको हम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। और मेईटी की 1000 दिवसीय योजना के तहत इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक देश है जिस देश में
क्राइसिस की सिचुएशन पिछले कुछ दिनों से लगातार, दिनों इन द सेंस कि महीनों से, सालों से अगर हम बात करें तो वो बनी हुई है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हुआ उसको, सॉवरेन डेफिसिट की कंडीशन भी हुई, अलग अलग प्रकार से जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी वहां पर देखने को मिला, और उसको उस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए, अपने देश को थोड़ा सा वहां से बाहर निकालने के लिए जो सर्वोच्च पद हैं उन पर बदलाव भी कुछ देखने को मिले। उसके बावजूद एक व्यक्ति है जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, और जो श्रीलंका के पीएम हैं, उनका लगातार विरोध होता रहा, लगातार लोग जो हैं वो उनका विरोध करते रहे, और उसी विरोध के कारण अभी उन्होंने एक ट्वीट करके, और मतलब अगर आप देखेंगे 9 जुलाई को ये विरोध जो है वो काफी बड़ा हो गया था, और लगातार 10 घंटे तक इनका विरोध हुआ। लेकिन उस टाइम पे तो इन्होंने ये नहीं बोला, लेकिन बाद में इन्होंने ट्वीट करके और ये इंफॉर्मेशन दी कि ये अपने पद से रिजाइन दे देंगे, मतलब दिया नहीं, ये अपने पद से रिजाइन दे देंगे, ऐसा इन्होंने ट्वीट किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि हाल ही में रिसेंटली विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर रानिल विक्रमसिंघे हैज अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है? तो वो किस देश के हैं आपको पता ही होगा, हमारा पड़ोसी देश जो श्रीलंका है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने श्रीलंका में और 9 जुलाई को ही उन्होंने ये ट्वीट किया, और ट्वीट करने के बाद में उन्होंने बोला कि हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। और कब तक रहेंगे वो? तो यहाँ याद रखिए कि जब सर्वदलीय सरकार बन जाएगी और संसद में बहुमत प्राप्त हो जाएगा, तो उसके बाद इनका इस्तीफा जो है वो इनके द्वारा इस्तीफा दे दिया जाएगा, और तब तक ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री के पद पर बने रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखना है आपको कि रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? वो श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहा है कि युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस हैज इलेक्टेड होम एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति की छवि इतनी बड़ी हो जाती है, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उस पार्टी के लिए इतना बड़ा हो जाता है कि उस पार्टी के द्वारा ये घोषणा कर दी जाती है कि जीवन पर्यंत, जब तक जीवन रहेगा तब तक हमारे जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन रहेंगे? वो ये रहेंगे। काम भी ठीक है, अपने दबंग बिहेवियर के तौर पर ये जाने भी जाते हैं, ठीक है। और भारत में तो जो पॉलिटिशियन हैं, जो राजनेता हैं, उनमें छोटे मोटे और कुछ बड़े केसेस जो हैं वो दर्ज होते ही रहते हैं, तो वो अलग चीज है, हम उस पर भी कभी बात करेंगे। अभी जो क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है कि युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस ने किसे जीवन पर्यंत अध्यक्ष चुना है? हैज इलेक्टेड होम एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर लाइफ। इनको आप जानते ही होंगे, इनका नाम है जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी जो है वो कहाँ के सीएम है वर्तमान में? तो वो सीएम है आंध्र प्रदेश के। बात समझ में आ रही है? और अभी अभी अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, उनको क्या किया गया है? उनकी पार्टी ने ये बोला है कि आप क्या, जगन मोहन रेड्डी साहब जो हैं, उनकी पार्टी ने ये बोला कि आप हमारे जीवन पर्यंत तक अध्यक्ष जो हैं वो रहेंगे। अब आप आंध्र प्रदेश की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के सीएम, तो पता है कि जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो यहाँ के वाईएस जगन मोहन रेड्डी इनका पूरा नाम है एक्चुअली, ठीक है, अगर आपको पता हो तो वाईएस जगन मोहन रेड्डी हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनके जो गवर्नर हैं आंध्र प्रदेश के, उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है एस अब्दुल नजीर। ठीक, तो आंध्र प्रदेश के सीएम पता हो गया, अब आंध्र प्रदेश के गवर्नर भी आप याद रखिए, जिनका नाम है अब्दुल नजीर। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि भाई ये जो युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस है, इसने अभी हाल ही में एक अनाउंसमेंट किया है, और उनने ये बोला है कि जो वाईएस जगन मोहन रेड्डी साहब हैं वो हमारे जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम के लिए हमारे अध्यक्ष के पद पर अब विराजमान रहेंगे। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो यहाँ पर बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईएफडीए। आईएफडीए की अगर बात करें तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अगर हम आईएफडीए की बात करें तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट,
अब ये जो IFDA है ये आखिर करता क्या है? तो IFDA के पहले तो आप ये समझ लीजिए कि भाई IFDA का जो नया प्रेसिडेंट बनाया गया है, नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वो किसको नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है अल्वारो लारियो को। तो हाल ही में अल्वारो लारियो जो है उनको क्या किया गया है, IFAD जो है उसको क्या उनका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और IFAD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर इसका काम जो है वो होता क्या है। नाम से ही आपको आइडिया लग गया होगा कि ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है और उसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो 15 दिसंबर 1977 को इसका अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 15 दिसंबर 1977। ये भी याद रखिए। और एक पॉइंट इसमें और याद रखिए कि IFAD जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है, वो रोम में है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप इसमें याद रखिए। अब बात आती है कि सर ये IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट आखिर ये काम क्या करता है। तो ये है कौन, ये है अल्वारो लारियो। अल्वारो लारियो इसके नए अध्यक्ष बने, ठीक है, इसके नए हेड बने हैं। और ये जो IFDAD है वो करेगा क्या, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जो विकासशील देश है, जो विकासशील देश है, उन विकासशील देशों में ये फंडिंग करता है। ठीक है, उन विकासशील देशों में ये फंडिंग करता है। और फंडिंग किस चीज के लिए करता है, तो ये बोलता है कि भाई भूख से संबंधित जो भी समस्या है और गरीबी से संबंधित जो भी समस्या है, ठीक है, वो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये बोल रहे हैं कि भूखमरी से संबंधित जो भी समस्या है और गरीबी से संबंधित जो भी समस्या है, ठीक है, भूखमरी से संबंधित जो भी समस्या और गरीबी से संबंधित जो भी समस्या है, इन समस्याओं को दूर करने के लिए, भूखमरी और गरीबी के उन्मूलन के लिए ये इंस्टीट्यूशन जो है IFAD वो क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को फंडिंग करने का काम करता है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा IFAD के नए प्रेसिडेंट जो है वो किसको बनाया गया है, वो अल्वारो लारियो को बनाया गया है। IFAD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 दिसंबर 1977 में। हेडक्वार्टर इसका रोम में है। काम करता है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में भूख और गरीबी से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का, और उसके लिए ये क्या करता है, फंडिंग करता है। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा कि इन व्यक्ति जो अभी अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है अल्वारो लारिया। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लगातार मैं आपको पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ कि भाई जो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, कि अभी हाल ही में किसका अपॉइंटमेंट इस जगह पर हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इन चीजों को याद रखें, मतलब ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया है क्लास और भूल गए हम। आप अगर क्लास देख रहे हैं प्रॉपर नोट्स बनाइए, PDF आपको मिल जा रही है। आप अगर ये चीज़ों को देख रहे हैं तो इसके बाद में आपको ये याद भी रखना पड़ेगा कि अगर हम बात करें कि राजेंद्र प्रसाद को, तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो कहाँ के हेड बने हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो अभी हम बात कर रहे थे अल्वारो लारियो की, तो वो कहाँ के हेड बने हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो ये अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप इनको जरूर याद रखिए। यहाँ से मैं क्वेश्चन आने की आपके एग्जाम में संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। तो अपॉइंटमेंट वाले क्वेश्चन को बहुत हल्के में आप लोग मत लीजिएगा। तो आइए देखें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी हाल ही में किसको नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर या MD जो है वो नियुक्त किया गया है। तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि भाई ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, राइट। तो जो राजेंद्र प्रसाद हैं उनको हाल ही में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। किस तरीके से, कहां पर, तो उनको अपॉइंट किया गया है NHSRCL। समझ में आ रही है। तो NHSRCL की अगर हम बात करें, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, तो उसके जो नए MD हैं
उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। और दूसरा अगर मैं बात करूं कि इसका इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा और कब हुआ है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 12 फरवरी 2016 में। बात समझ में आ रही है? तो 12 फरवरी 2016 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और किसके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है? तो इसको याद रखिएगा कि ये किसके द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये हुआ है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ये रेलवे मंत्रालय के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और कहां पर? तो इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखिए इसका हेडक्वार्टर कहां है? दिल्ली में है। बात समझ में आ रही है? तो इतनी चीजें जो हैं वो आप इसमें याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, और इसके नए एमडी जो हैं वो किसको बनाया गया है? तो इसके नए एमडी जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया है। बात समझ में आ रही है? आइए अब देखिए यहाँ पर एक लाइन देख लीजिए कि सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सतीश अग्निहोत्री को बर्खास्त करने के बाद, इनसे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसको रिप्लेस करके और राजेंद्र प्रसाद जी को एमडी बनाया गया एनएचएसआरसीएल का, तो आप याद रखिएगा कि सतीश अग्निहोत्री। और क्यों रिप्लेस किया गया? क्योंकि इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस जो हैं वो सिद्ध हो रहे थे और उसके कारण से इनको बर्खास्त किया गया था। नवंबर 2017 से ये जो एनएचएसआरसीएल है उसके साथ परियोजना के निदेशक के रूप में ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना, बुलेट ट्रेन, साधारण तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो जो बुलेट ट्रेन परियोजना है उसके लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बोल रहा है विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप टू रिव्यू सोलर सिस्टम बॉडीज। कौन सी स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा हेतु यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो वहां पर आप याद रखिएगा कि किसने लॉन्च किया है, वो किया है ईएसए ने। और ईएसए का मतलब क्या होता है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है। बात समझ में आ रही है? तो ईएसए किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसी यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा क्या किया गया है, जो मतलब टेलीस्कोप जो है उसको लॉन्च किया गया नाम के यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। राइट, यहाँ पर देखिए तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सूर्यमंडलीय निकायों की समीक्षा करने और नई सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए विशेष तौर से डिजाइन यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप के द्वारा वैज्ञानिक जो हैं वो ब्रह्मांड के 10 अरब प्रकाश वर्ष के विस्तृत क्षेत्र में फैली अरबों गैलेक्सी का त्रिआयामी या 3D नक्शा जो है वो तैयार कर सकते हैं। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि इसके अवलोकन से डार्क मैटर और डार्क ऊर्जा के रहस्यों को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा किसने किया है? ईएसए ने किया है। क्या किया है? तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। दूसरा अगर हम बात करें तो किसकी ऑब्जर्वेशन किया जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कि जो सूर्यमंडलीय निकाय की समीक्षा करेगा ये, और जो नई नई इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करेगा। और ब्रह्मांड की अगर बात करें तो 10 अरब प्रकाश वर्ष का जो एक वृहद लार्ज एरिया है उसमें से जो अरबों गैलेक्सी हैं उसके 3D मैप जो है वो तैयार करने में ये काफी मदद करेगा। तो आप इतनी चीजों को इसमें याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है कि रिसर्चर of the Indian Institute of Science have made a major discovery of the gravitational hole in the Indian Ocean. In which city is this institute located? भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छेद की एक बड़ी खोज की है। यह संस्थान किस शहर में है? देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है कि आखिर ये ग्रेविटेशनल होल जो है, ये गुरुत्वाकर्षण छेद जो है आखिर ये होता क्या है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हिंद महासागर है उसके एक एरिया पर ये गुरुत्वाकर्षण छेद जो है उसकी खोज की गई है। और ये गुरुत्वाकर्षण छेद का मतलब क्या होता है कि बाकी स्थानों की तुलना में, बाकी स्थानों की तुलना में यहां पर गुरुत्वाकर्षण कम होगा। बात समझ में आ रही है?
तो ये याद रखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण छेद जहां भी होगा वहां पर बाकी स्थानों की तुलना में जो गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव है वो आपको प्रभाव जो है वो कम नजर आएगा। बात समझ में आ रही है। एरिया की अगर बात करें तो लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है और इसका हेडक्वार्टर जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग अगर आप देखेंगे तो एरिया की अगर मैं बात करता हूं तो ये लगभग 30 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेंगलोर में है। कहाँ इसको इंस्टीट्यूट जिसने ये खोज की है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पर है, वो बेंगलोर में। बात समझ में आ रही है। तो याद रखिएगा इतनी चीजें। बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान की अगर हम बात करें तो उसके शोधकर्ताओं ने हिंद महासागर में गुरुत्वाकर्षण छेद की एक बहुत बड़ी खोज की है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव आसपास की तुलना में काफी कम होता है और ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है और भूमध्य रेखा पर ये चौड़ा हो जाता है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो कहाँ पर है, तो वो बेंगलोर में। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी, ये हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही हैं अभी हाल ही में जो चीज़ें हम देख रहे हैं उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपके सामने मैं लेकर आया था। और आपके लिए जो क्वेश्चन है वो ये है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। हाल ही में किसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध, सीएमडी की अगर हम बात करें, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन को देखिए, इसको ढूंढिए, इसको पढ़िए और इसको फिर मैसेज करके मुझे बताएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इन क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ जो भी इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ गई होगी, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।